हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके चहेते चैनल साई एड में। और आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर्स होता क्या है कि रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। कि रेक्टिफायर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने का। डीसी पल्सेटिंग वोल्टेज, पल्सेटिंग मतलब एक डायरेक्शन में है वोल्टेज बट वो पल्सेट कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स और हम पढ़ेंगे फिल्टर्स। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पूरा ये टॉपिक समझ में आए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो दोस्तों रेक्टिफायर्स हमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। जैसे हो गया टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, और यहाँ तक कि आपका जो मोबाइल चार्जर है उसमें भी रेक्टिफायर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए हमें रेक्टिफायर्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला टाइप है रेक्टिफायर का जो कि है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमारा जो घर में जो घर में जो वोल्टेज आता है वो हमारा एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो हमें इन अल्टरनेटिंग करंट्स को डिवाइस में यूज़ करने के लिए हमें उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टिफायर के सर्किट का यूज़ करते हैं। अब इस रेक्टिफायर सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेक्टिफायर सर्किट में सबसे पहले हम इनपुट देते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इस ट्रांसफार्मर से हम रेगुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना वोल्टेज चाहिए इस आउटर रेक्टिफायर सर्किट में। तो अगर हमने यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा दे दिया तो ये हो सकता है कि इसका जो हमारा डायोड है वो क्या है और ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकेंडरी जो हमारा सेकेंडरी वायर्स है उसमें हम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर्स में हम क्या यूज़ करते हैं, डायोड। यहाँ पे डायोड का एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूटिलाइज किया जाता है रेक्टिफायर्स बनाने में। वो ये है कि करंट हमेशा डायोड में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब कि ये हमारा अगर पी है ये एन साइड है। ठीक है। तो अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग, जब तक ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है तब तक ये हमारा डायोड है वो कंडक्ट करेगा। और जैसे अगर ये रिवर्स बायस में हो गया तो ये हमारा करंट को फ्लो को स्टॉप कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं। अब समझते हैं कि कैसे ये जो रेक्टिफायर है वो वोल्टेज को रेक्टिफाई करता है। ठीक है। तो यहाँ पे सपोज किसी इंस्टेंट पे ये हमारा सपोज ये पॉजिटिव साइकिल है। ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा पहला पॉजिटिव साइकिल। तो किसी इंस्टेंस में समझ लो कि इस पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। इस पॉइंट पे नेगेटिव है क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हमेशा जो पोलैरिटी है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये सपोज हम एक इंस्टेंस में इसको पॉजिटिव समझते हैं, इसको नेगेटिव समझते हैं। ठीक है। और जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो उस टाइम क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे जब इस कॉइल में भी इंडक्शन की वजह से जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हायर है। पोटेंशियल क्या है, हायर है। और ये क्या यहाँ पे क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पहले हाफ है जो पहला साइकिल जो है, इस साइकिल का जो पहला हाफ है वहाँ पे उस टाइम में जो ये करंट को क्या करेगा, पास होने देगा। ठीक है। और वो पास होकर कहाँ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस पे। लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकता है जहाँ पे हम जिस डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया वी आउटपुट। तो जो हमारा वी आउटपुट होगा वो सिर्फ इसका इतना हिस्सा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जब नेगेटिव पोलैरिटी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे इनपुट यूज़ कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर रहे हैं, वो भी साइनसॉइडल वेव टाइप का हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि जब ये नेगेटिव हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये जब पॉजिटिव होगा तो उस टाइम क्या होगा, अब ये भी नेगेटिव, सेकेंडरी कॉइल में भी ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हायर पोटेंशियल पे होगा। तो इससे क्या होगा कि जो करंट है वो क्या हो जाएगा, या फिर वोल्टेज है वो स्टॉप हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। तो जब करंट स्टॉप हुआ तो जो जो
नीचे नेगेटिव साइकिल था यहाँ पे नीचे की तरफ, वो क्या हो जाएगा, एकदम से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर फिर से ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, और ये हमने ये पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए लिया है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ को कंडक्ट करने देगा। उसी तरह करंट का भी सेम होगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज क्या है, आपस में एक ही फेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पोलैरिटी चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारा ये साइनोसॉइडल वेव मिलता जाएगा। तो यहाँ से आप समझते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर्स का यूज़ आ जाता है। हम फुल वेव रेक्टिफायर्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सिर्फ इस इनपुट वोल्टेज में से कुछ ही पार्ट को वो रेक्टिफाई कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इसको और इसको अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूज़ करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर्स को। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर्स में हम इस तरह से कुछ सर्किट यूज़ करते हैं। अब उसका सर्किट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने वी इनपुट दिया जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। फिर यहाँ पे हमने कॉइल ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। फिर यहाँ पे अब समझने की कोशिश करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दो डायोड का यूज़ क्यों करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डायोड D1 हो गया, यहाँ पे डायोड D2 हो गया, और ये इसे हम कहते हैं सेंटर टैप। सेंटर टैप मतलब हुआ कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, एग्जैक्टली मिड में हम एक वायर को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसको हम ग्राउंड में हम इसको ग्राउंड दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसका जो एक इनपुट है वो बाहर की तरफ आउटपुट की तरफ जाता है। ठीक है, ये जो वायर है इसका जो आउटपुट है वो लोड रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। और एक डायोड हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये D1, और एक डायोड हो गया हमारा D2। तो इस तरह का कुछ हमारा सर्किट बन के रेडी है। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज, ठीक है, एक इंस्टेंट पे ये हमारा, हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल का हम कंसिडर करते हैं वी इनपुट का। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का हम कंसिडर करते हैं तो ये हमारा सपोज पॉजिटिव हो गया, ये हमारा हो गया नीचे वाला नेगेटिव। तो सेकेंडरी कॉइल में भी पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। उस केस में हमारा जो D1 है, D1 कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल पे, और ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि D2 में क्या होगा। D2 में ये होगा कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ये नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से ये किस बाइसिंग में चला जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में। तो D2 क्या करेगा, पहले साइकिल में करंट को या फिर वोल्टेज करंट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट को ब्लॉक किया, लेकिन क्या क्या हुआ कि पहले हाफ साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में ये D1 की वजह से करंट कंडक्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं किसी इंस्टेंट T1 T2 और T1 T2 के बीच में। तो सपोज यहाँ पे हमारा नेगेटिव हुआ, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हुआ, उससे क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा रिवर्स बाइस में चला जाएगा और ये हमारा फॉरवर्ड बाइस में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा और D1 ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटर टैप जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो सेकेंडरी वोल्टेज में, जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है ओवरऑल, फॉर एग्जांपल अगर सपोज ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पे V है, तो जो पहला जो हाफ साइकिल है उसमें सिर्फ V/2 का ही वोल्टेज को वो आउटपुट में देगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, हर साइकिल में वो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होगा उसका सिर्फ हाफ ही वोल्टेज आउटपुट में देगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस को रखते हैं। लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस में, जहाँ पे हमें डीसी सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इजीली अल्टरनेटिंग करंट को एक डीसी पल्सेटिंग वोल्टेज में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे पल्सेटिंग वोल्टेज कहने का मतलब है कि हमें पता है कि जो हमारा डीसी होता है, जो बैटरी से जो करंट निकलता है, वो क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी डीसी है, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि डिफरेंस ये है
कि ये जो हमारा पल्सेटिंग वो हमारा स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे पल्सेटिंग वोल्टेज है, मतलब कि बार बार ये चेंज हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या अल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज है वो दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों डायरेक्शन, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ये हमारा हुआ वी आउटपुट। तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर्स हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, अब हम पढ़ेंगे ब्रिज वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पे ब्रिज वेव रेक्टिफायर का यूज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर से जो सेंटर टैप रेक्टिफायर है, उसमें हमें हमेशा एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमारा जो सर्किट है वो बहुत हैवी भी हो जाता है और थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सपोज हमें किसी किसी सर्किट में ये होता है कि हमें एक्सटर्नल वोल्टेज को कंट्रोल करने की ज़रूरत अगर नहीं है, तो हम वहाँ पे इजीली ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रेक्टिफायर है वो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारा क्या देगा? फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कितने डायोड यूज़ करते हैं? 4 डायोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हमने सिर्फ 2 डायोड का यूज़ किया। तो यहाँ पे 4 डायोड जब हम यूज़ करते हैं, तो आइए समझते हैं कि कैसे कौन सा डायोड फॉरवर्ड वाइज होके हमारा आउटपुट डीसी पल्सेटिंग का वोल्टेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, किसी इंस्टेंस में सपोज यहाँ पे हमने एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हमने इस सर्किट में दिया, तो किसी इंस्टेंट में ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव है, तो यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बाइस होंगे। तो भी अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? ये हमारा क्या है? हायर पोटेंशियल पे है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ये हमारा जो डायोड है वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ब्लॉक कर देगा करंट को। और यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? करंट जाने दिया। उसी तरह जब ये नेगेटिव हुआ, हम पहले हाफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा पहला साइकिल है हाफ साइकिल में, ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव था, ठीक है। तब जब यहाँ पे नेगेटिव था, तो अब ये आइए देखते हैं कि D3 और D4 में से कौन कंडक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये जो D4 है वो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा और ये करंट को बाहर जाने देगा। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट सर्किट बन गया है कि यहाँ का वोल्टेज इधर जाएगा और यहाँ का इनपुट इधर आएगा। तो एक हमारे पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो होगा वो किसकी वजह, ये जो पहला साइकिल है इस वोल्टेज का, वो किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारा D2 और D4 के कंट्रीब्यूशन की वजह से। अब हम समझते हैं कि जब हम नेगेटिव साइकिल के कंसिडर करते हैं, ये वाले हिस्से का नीचे वाला, तब क्या होता है? नेगेटिव साइकिल में सपोज ये हमारा नेगेटिव है, ये टर्मिनल, और ये हमारा पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव होगा तो समझ देखते हैं कि D1 और D2 में से कौन सा फॉरवर्ड बाइस होगा और कौन सा रिवर्स बाइस होगा। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है ये वाला पॉइंट, और ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है, तो ये इंस्टेंटली करंट को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। उसी तरह यहाँ पे D1 को कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव है, तो लोअर पोटेंशियल पे, ये हमारा हायर पोटेंशियल पे। तो क्या होगा? ये कंडक्ट करके हमारा इधर की तरफ जो आउटपुट है वो चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? ये हमारा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? ये फॉरवर्ड बाइस होगा, अब समझना। और ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव, मतलब ये हमारा रिवर्स बाइस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से करंट कहाँ चला गया? ये प्लस की तरफ चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो यूनी डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ब्रिज रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट हमें मिला। हर साइकिल में जो कंट्रीब्यूशन है अलग अलग डायोड्स का वो चेंज होता रहेगा। जो और साइकिल्स है, इनमें 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 वो D2 और D4 का कंट्रीब्यूशन होगा, और जो इवन साइकिल्स होंगे उसमें D1 और D3 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं डीसी रेक्टिफायर्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे जो पल्सेशन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो हमारा फुल वेव जो रेक्टिफायर है उसमें जो पल्सेटिंग का जो वोल्टेज है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो हमें डीसी यहाँ से एक्चुअली मिल नहीं रहा है। वैसे ये डीसी है, बट हमें कैसा चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, मतलब वो टाइम के साथ ज़्यादा चेंज ना हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक फिल्टर सर्किट्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं।
फिल्टर सर्किट्स में क्या है कि जो हमारा यहाँ से जो आउटपुट आया इन रेक्टिफायर से जो आउटपुट आया है फुल वेव से, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसके साथ हम एक पैरेलल कैपेसिटर यूज़ करते हैं और उसके साथ हम पैरेलल लोड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे हम पैरेलल में ही क्यों यूज़ करते हैं कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को। तो इसका कारण रीज़न ये है कि जब हम इसको पैरेलल में रखते हैं तो उसका जो सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और सपोज अगर हमने इसको सीरीज में रखा, अगर सी को यहाँ रखा, ठीक है, और आर एल को यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को यहाँ रखा, तो क्या होगा, जो कंपोनेंट है सी आर सर्किट में, जो इम्पीडेंस है सी आर सर्किट में, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें उतना करंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जितना वोल्टेज हमारा और रेक्टिफायर से आ रहा है उतना ही हमें लोड रेजिस्टेंस पे भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि ये जो फिल्टर सर्किट है वो काम कैसे करता है। तो सपोज यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ठीक है, तो इनपुट देने के बाद क्या होगा, एक इंस्टेंट पे ये क्या होगा, जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वो चार्ज होगा, फिर उसके बाद जैसे हमने लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो सिनेरियो है वो होता रहता है, लेकिन वो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेगा, कितना ज़्यादा रेट पे वो गिरेगा चढ़ेगा, वो डिपेंड करता है हमारे आर वैल्यू आर और सी के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/RC के, और RC को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और हम क्या चाहते हैं कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज है वो ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से कुछ हमारा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे हमारा ये जो है वो इनपुट है फिल्टर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट में ये हमारा इनपुट है। फिर क्या हुआ, हमारा रेक्टिफायर सर्किट से ये आउटपुट मिला और फाइनली फिल्टर सर्किट से हमारा ये आउटपुट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक और वेव फॉर्म होगा, जो किसका वेव फॉर्म होगा, रेक्टिफायर का, लेकिन वहाँ पे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब भी हम फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारा रेक्टिफायर होगा और एक एक्सटर्नल आरसी पैरेलल सर्किट होगा। तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ठीक है, रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर से पल्सेटिंग वोल्टेज निकला हमारा, उस पल्सेटिंग वोल्टेज को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे थ्रू द आरसी पैरेलल सर्किट। तो यहाँ पे जब ये चार्ज हुआ तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज है वो क्या हो, कम हो। ये जो हमारा वोल्टेज फॉल हो रहा है कितने जल्दी जल्दी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आरसी के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और हम इसको कम कम से कम चाहते हैं ताकि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जो हमारा जो एक्चुअल रियल लाइफ में जब हम सर्किट्स को बनाते हैं, जब इसको यूज़ करते हैं फिल्टर सर्किट्स को, तो उस टाइम हम कैपेसिटेंस को हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। जब हम इसको बहुत ज़्यादा रखेंगे तो जितना पीक वोल्टेज हमारा रेक्टिफायर से निकल रहा है उतना ही पीक वोल्टेज हमें इस फिल्टर सर्किट से मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन था या फिर यहाँ पे पल्सेशन था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे हमने फिल्टर सर्किट इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे जो पल्सेशन है वो बहुत बहुत कम हो गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एसी इनपुट को हम डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।